और दिखता नहीं है, इतना घना होता है, तार कट जाता है। ग्राउंड रियलिटी में उतरते हैं तो उंगलियों पे कैलकुलेशन नहीं होती खेती। GI वायर यहाँ पे यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ ये प्लास्टिक की वायर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इनके GI तार के मुकाबले में। ये बात तो सही बताई। जैसे कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है जो तार पे करते हैं, फ्रूट काटने चलते हैं और दिखता नहीं है, इतना घना होता है, तार कट जाता है, तो खुद ही के हाथ से ही हादसा हो जाता है। देखिए, हमने एक वीडियो डाली हुई थी कि ट्रेलिंग मेथड में लोग अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें कुछ किसान भाइयों ने ये जिस फार्मर ने हमारे पास ये वीडियो भेजी थी, एक तो उसको प्रूनिंग करने का तरीका नहीं पता था बिल्कुल भी, दूसरा वो तार पे इस तरह से वल्गर ग्रोथ हुई है उसको मतलब वो मैनेज ही नहीं कर पाया पूरा। उसने करीबन 1-1.5 एकड़ का फार्म था, वो ज़्यादा ही था शायद, वो पूरा उसने एकदम वेस्ट करके रख दिया। पैसा भी इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, पौधा भी नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर MOP सिस्टम के मुकाबले में, क्योंकि वो कैलकुलेशन उंगलियों पे था या कैलकुलेटर पे था, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। आप कभी भी ग्राउंड रियलिटी करते हैं, ग्राउंड रियलिटी में उतरते हैं तो उंगलियों पे कैलकुलेशन नहीं होती खेती में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, वातावरण, उसका मौसम का प्रभाव, ये सब चीज़ें कुल मिला के जब आपकी आउटपुट होती है, ये आपके जो कैलकुलेशन आपने गुणा भाग की है कैलकुलेटर से, उससे कहीं जाके हटके होती है। नो डाउट ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है पूरा। यहाँ पे हमको एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपने शेड नेट का भी दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी एक बताइए। जैसे पोल के अंदर से ही नट निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर का कैसे रखा है। ये जो पोल हमने रखा है ये 6.5 फीट का पोल है, 2 फीट ज़मीन के अंदर है और 4.5 फीट ऊपर में है ये पोल। अभी हमने यहाँ क्या रखा है, इसके अंदर में बोल्ट डाला हुआ है। ये बोल्ट की जो डाया है ये 14 mm का बोल्ट है और ये 12 इंच का बोल्ट था विद हेडर, और ये यहाँ तक बोल्ट गया हुआ है इसके अंदर में। इसको 3 इंच ऊपर निकाला है और ये जो पाइप की जो थिकनेस है ये करीबन 1.25 इंच की पाइप है। इसके सेंटर में हमने होल करवाया था, ये वेल्डिंग से होल नहीं करवाया, इसको करवाना चाहिए आपको ड्रिल मशीन से, वो मिल जाती है आसानी से, क्योंकि वेल्डिंग से करवाते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आती है। और इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, और जब आप दोनों साइड से आर्म लगाते हैं उस साइड पे यहाँ टेकिंग जरूर करवाइए इसका, यहाँ टाका लगवा दीजिए ताकि ये मूवमेंट बिल्कुल भी ना ले। यहाँ देखिए टाका लगा हुआ है, और इसको साइड सपोर्ट जरूर दे। ये वाला साइड सपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आप अगर ये पूरा अरेंजमेंट कर भी देते हैं और ये भी लगा देते हैं, अगर साइड सपोर्ट नहीं लगाते तो ये मूवमेंट लेता है, हिलता है, क्योंकि पोल उस तरह से आपका इतना ठोस नहीं हो पाता, क्योंकि एज कम होती है। फरवरी में किसी ने प्लांटेशन लगाया तो मई जून में आंधी तूफान जरूर आएगी, तो उस समय पे ब्रेक होने का थोड़ा संभावना बन जाती है अगर आपने शेडिंग भी उस दौरान लगाई हुई है, क्योंकि उस पर भी लोड पड़ता है हवा आंधी का। तो आप ये ब्रेजिंग जरूर लगाइए, खर्चा बहुत कम होता है ब्रेजिंग का, थोड़ी दूर पे लगा सकते हैं। देखिए हमने 25-30 मीटर पे लगाया, यानी हर दूसरे पोल पे करीबन यहाँ 25 फीट का देखिए डिस्टेंस है, एक ये लगाया एक ये लगाया। इस तरह से ब्रेजिंग लगाइए, ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं लगाइए, हिल ही नहीं सकता है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिलता ये, वरना ये पोल खड़खड़ करके हिलने लगते थे पहले अगर मैं इस तरह से हिलाता था तो। और ये भी करीबन जमीन के अंदर में 1.5 से 2 फीट गया है, इंक्लाइन गया है, और यहाँ हमने वेल्डिंग का टेकिंग करवा दिया, बहुत आसान है। यहाँ GI पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, MS पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पेंट करवा लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर लोड तो आना नहीं, ये खाली साइड सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आप ट्रेलिंग मेथड से करना चाहते हैं। शेड नेट जैसे वाइट लगानी चाहिए, ग्रीन लगाना चाहिए, कितना % लगाना चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर आप किस बेल्ट में रहते हैं। अगर आप नॉर्थ बेल्ट में रहते हैं तो उस समय पे क्या है, आपको समर सीजन में यानी मई के लास्ट से लेके अगस्त तक आपको ग्रीन शेड लगाना चाहिए। हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं इसके ऊपर में, 75% का भी शेड नेट लगा के देखा और 50% का भी लगा के देखा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 50% का ही शेड नेट लगाना चाहिए। 75% के शेड नेट में क्या है, वो आपके सनबर्न को तो रोक लेता है, लेकिन जो अब आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो उसमें लीफ बहुत कमज़ोर रह जाते हैं। 50% में रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया, वो हमने नहीं किया था, हमने रिकमेंड किया था किसी को, हम खुद नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जरूर किया इस चीज़ को। विंटर सीजन में दिसंबर के आसपास आपको ग्रीन शेड उतार लेना है। ये ग्रीन शेड हम यहाँ इस समय बिल्कुल गलत है, ये लगाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास में उस समय पे वाइट शेड की प्रोविज़न नहीं था तो हमने ये लगा लिया, क्योंकि पाले से थोड़ा बहुत तो बचाएगा, क्योंकि समय पे वैसे भी ग्रोथ नहीं होती। तो विंटर सीजन जैसे ही आता है आपका, दिसंबर में आपको वाइट कलर का नेट इसके ऊपर में लगा लेना है। अगर पॉलीथीन लगाएंगे, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो पॉलीथीन रिकमेंडेड नहीं है, पॉलीथीन मत लगाइए। क्यों, अगर एक भी बारिश बीच में आ गई तो ये पूरा पानी इसमें रुकेगा और ये पूरा आपका डैमेज हो जाएगा। तो आप लगाएंगे कोई भी इंसेक्ट नेट लगा सकते हैं वाइट कलर का, यार पॉली हाउस मटेरियल आते हैं वूलन वाले, वो भी लगा सकते हैं, जिसमें हवा क्रॉस हो जाए थोड़ा बहुत और पानी इसके ऊपर रुके ना। वाइट कलर का शेड नेट का फ़ायदा ये है कि ये आपकी जो धूप पड़ती है उसको फिल्टर करके पूरा क्रॉस कर देता है, ये रोकता नहीं है।
ग्रीन नेट क्या रहता है, मान लीजिए 50% का ग्रीन नेट है तो 50% ही धूप आने देगा, 50% को रोक लेता है। लेकिन वाइट कलर के नेट में ये पूरा धूप को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उस समय पे क्या रहता है, आपके वेजिटेटिव ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है और पाले से भी बचाएगा। तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपका दिसंबर या जनवरी के समय पे टेम्परेचर बिलो 10 हो जाता है तो वो वाइट कलर का शेड नेट लगाइए। अगर आपका समर में टेम्परेचर 45 के अबव हो जाता है तो 50% का ग्रीन नेट आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपको सनबर्न भी नहीं होगा और फंगल अटैक का भी आपको कम असर दिखाई देगा अपने फील्ड में। ओके भैया, वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन कि जैसे वियतनाम में गए थे आप, अपन ने वहाँ पे देखा था कि प्लांट की और ट्रेलिस की हाइट, मतलब अपने यहाँ पे जैसे 7-7 फीट पे पोल ले जाते हैं लोग, पर वहाँ पे बहुत छोटा था। तो उसकी हाइट और शेड नेट की हाइट कितनी रहनी चाहिए? देखिए, शेड नेट की हाइट और इसकी हाइट में अंतर क्या है। मान लीजिए आप यहाँ जो हाइट का क्या फ़र्क है, पहले तो ये समझिए। हाइट ज़्यादा 7 फीट हाइट से पोल से उससे कोई मीनिंग नहीं है। वहाँ जब हम वियतनाम गए थे वहाँ मैन हाइट मतलब औसत आदमी की हाइट 5 फुट होती है। जो इंडियन मैन हाइट है यानी भारतीय आदमी की औसत हाइट जो होती है वो 5.5 फीट होती है। तो हमको पोल, अभी हम इस चीज़ में हमको थोड़ा आइडिया लगा है कि पोल हाइट से कोई मीनिंग नहीं है। हाइट आपको उतनी रखनी चाहिए जितना आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी आपके कंधे तक आ जाना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर झांक सके, देख सके, प्रूनिंग सही से कर सके, फ्रूटिंग अच्छे से तोड़ सके, स्प्रे अच्छे से कर सके, आपको दिखाई दे कि क्या एक्टिविटी चल रही है प्लांट के ऊपर में। तो आपको जो हाइट है रिकमेंडेड मेरे हिसाब से आपको 4.5 फीट मैक्सिमम हाइट रखनी चाहिए। दूसरा, यहाँ से और इस शेड नेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपकी हाइट 3.5 फीट तो होनी चाहिए मिनिमम। 4 फीट भी रख सकते हैं, ज़्यादा हाइट रखेंगे तो दिक्कत होती है। यानी 3.5 फीट से 4 फीट के हाइट रखें, क्योंकि 4 फीट का जब लीफ होने लगता है, 4 फीट तक तो खैर इतना हाइट पे जाता नहीं है, लेकिन 3-3.5 फीट का जब लीफ होने लगता है वो धीरे धीरे सैग होने लगता है। अगर ये हाइट कम रखेंगे तो फिर लीफ इसके साथ टच होगा, वो बैंड नहीं होगा, आगे वाला जो कोना वो टूट जाता है, वो ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो इसकी हाइट थोड़ा देख के कम से कम 3.5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट आप रख सकते हैं। ओके, और जैसे सपोर्ट के लिए बैम्बू लगाना चाहिए या कुछ और भी अपन ट्राई कर सकते हैं? सपोर्ट के लिए जब हमने वियतनाम में देखा था तो वहाँ उन्होंने बैम्बू नहीं लगाए हुए थे। वहाँ उन्होंने बीच में GI की पाइप लगा के उसके ऊपर में PVC कोटिंग की हुई थी, फोम मटेरियल यूज़ किया हुआ था। PVC भी यूज़ कर सकते हैं, फोम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 1.25 एकड़ और बढ़ा रहे हैं अपना फार्म ट्रेलिस मेथड में ही। अब हम ये बांस की जगह पे GI पाइपें लगा रहे हैं। और पाइपें कैसे लगा रहे हैं? पाइपें ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ एक पाइप वेल्ड करेंगे सीधा स्ट्रेट और उसे T स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ इसको पाइप समझ लेते हैं, यहाँ पाइप वेल्ड की और इसके साथ ये पाइप वेल्ड हो गया, T बन गया। और इसे ज़मीन में नहीं डालेंगे, ज़मीन से इतना ऊपर हम उठा के रखेंगे। अगर ज़मीन में जाएगा तो वो गलेगा। यहाँ मदर स्टॉक को इसको बांध देंगे इसके साथ में। इसका रीज़न ये है क्योंकि बांस तो गल जाएगा 6 महीने 1 साल के अंदर में, ये पाइपें आपकी ख़राब नहीं होगी लंबे समय तक। और जब हवा आंधी तूफान आएगा तो उस समय पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ये ड्रिप की 2 लाइनें दिख रही है हमें, तो इनका क्या रीज़न है? देखिए, इसमें 2 साइड से पौधा लगा हुआ है, इसके लिए 2 लाइनें हैं। बाकी इसमें रिंग तो आप बना नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल पौधे के लिए रिंग बनाना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमने ड्रिप की 2 लाइनें दी है, नीचे में एक इस साइड में और एक उस साइड में, ताकि जितना भी फर्टिलाइजर या हम वाटरिंग दे रहे हैं पौधे को इक्वली बराबर दोनों साइड में पहुंच जाए। ड्रिप के लिए क्या रहता है, हर एक पौधे के पास में, जैसे ये पौधा है तो इसके पास में एक ड्रिपर होना चाहिए। अब ये पौधा इसके पास एक ड्रिपर है, ऐसा ही उस बाजू में भी है। या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा नज़दीक है तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं। पानी कुल मिला के जब रेडियस बनाएगा तो ये रूट जोन पूरा कवर अप हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आप ड्रिप लगा सकते हैं इसके अंदर में। ड्रिप की कैपेसिटी आपके अकॉर्डिंग है, आप जिस हिसाब से 4 लीटर वाला, 8 लीटर वाला, अगर 8 लीटर वाला लगाएंगे तो आप आधा घंटा चलाएंगे, 4 लीटर वाला लगाते हैं तो 1 घंटा चला सकते हैं। वो आपकी प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।